हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और देखा था कि यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर रहे, यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर मतलब सॉलिड स्फेयर रहे। ये आपका सेंटर है, मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज Q है और इसका आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका रो है। तो यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट यदि है तो पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे KQ/R, ठीक है। और अंदर का कोई पॉइंट रहे, मान लेते हैं अंदर का ये पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड आपका हो जाता है KQ/2R3 3R² माइनस स्मॉल r², ठीक है बच्चों। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ρ/6ε0 इंटू 3R² माइनस स्मॉल r²। और इसी तरह से हमारा सेंटर पे आ गया था, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कितना आ गया था, सेंटर में R का वैल्यू आप क्या कर लोगे, 0, यहाँ पे R का वैल्यू 0 कर लोगे तो 3/2 KQ/R, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हो ρ/, है ना, 3 2 6 2ε0, है ना, 3/ρ/3 है ना, 2ε0 इंटू R², ठीक है। और यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाएगा बच्चा, सरफेस पे पोटेंशियल एट सरफेस पे बोलेंगे KQ/R। तो आपने देखा कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सरफेस से 3/2 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। हमने देखा था कि पोटेंशियल एट सरफेस पे, सेंटर पे पोटेंशियल जो है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था। चलिए इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग लाइन चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस देखेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये आपका मान लेते हैं एक आपका बड़ा सा क्या है, आपका सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर। इस पे एक टनल है, यहाँ पे बना हुआ टनल बनाया हुआ है, एकदम पतला सा टनल बनाया हुआ है। अच्छा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका रो दिया हुआ है और यहाँ से एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, Q चार्ज को यहाँ पे V वेलोसिटी दिया गया है और ये इसका सेंटर है, सेंटर है ना। आपको पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज पे ये आपका सॉलिड स्फीयर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसका स्पीड घटते जाएगा। तो कहता है कि कितना मिनिमम वैल्यू V का वैल्यू कितना मिनिमम हो जिससे कि ये चार्ज इस टनल को क्रॉस कर जाए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V सच डैट चार्ज Q क्रॉसेस द टनल, टनल को क्रॉस करता है, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, इस चार्ज को जो भी परेशानी है सेंटर तक आने में, जैसे ही सेंटर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगने लगेगा, इधर की तरफ। तो ऑटोमेटिक ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जो इसको दिक्कत है कहाँ तक आने में, सेंटर तक आने में, है ना। और अभी है कहाँ, सरफेस के पास, ठीक है। और आपने यहाँ पे वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम मान लेते हैं आपका, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और इस चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ पे सिस्टम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, या वर्क पावर एनर्जी भी आप लगा सकते हैं, है ना।
वर्क पावर एनर्जी में जो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग करें, चलिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाते हैं इसको। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम्स क्या कहता है? वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, हम लोग सिस्टम किसको मान रहे हैं? हम लोग यहाँ पे सिस्टम जो मान रहे हैं आपका स्फेयर प्लस क्यू चार्ज को हमने यहाँ पे सिस्टम मान रखा है। स्फेयर प्लस क्यू चार्ज को हमने यहाँ सिस्टम माना है। तो इंटरनल फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपको पता होना चाहिए वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सटर्नल तो कुछ नहीं काम कर रहा है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात देखेंगे, हमको चूंकि V मिनिमम निकालना है, V का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कितना रहे जिससे कि ये टनल को क्रॉस कर जाए? तो बोलेंगे कि आप यदि इस चार्ज को यहाँ V वेलोसिटी से फेंकते हो, इतना एटलीस्ट वेलोसिटी दे दो कि सेंटर तक आ जाए। तो सेंटर के बाद इधर मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो आराम से मूव कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही इधर थोड़ा सा भी जाएगा, है ना, जैसे ही थोड़ा सा भी इधर जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगने लगेगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस जगह पे, तो इस पे चार्ज पे ऑटोमेटिक फोर्स इधर लगने लगेगा, तो ये टनल से बाहर आ जाएगा। तो जो दिक्कत है कहाँ आने में? सेंटर तक आने में। तो हम लोग कहाँ ले लेते हैं? एक पॉइंट सरफेस और दूसरा पॉइंट सेंटर। तो सेंटर हमारा फाइनल हो गया, तो इस चार्ज को सिर्फ सेंटर तक पहुँचा देना है, तो ऑटोमेटिक ये टनल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सेंटर पे पहुँचेगा तो मान लेते हैं चूँकि आपका V का वैल्यू 0 रहे, मतलब मिनिमम निकालना है, तो सेंटर पे वेलोसिटी क्या रखना पड़ेगा? 0। तो सेंटर पे वेलोसिटी आप 0 कर लोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, मान लेते हैं इसका मास आपका m है, तो हाफ इंटू m इंटू क्या चीज़? 0 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है? फाइनल, और यहाँ पे u इनिशियल माइनस u फाइनल हो जाएगा। तो देखेंगे इनिशियल कहाँ का है? बोलेंगे सरफेस का, सरफेस पे जब रहेगा, और फाइनल कहाँ हो गया? सेंटर का, बराबर ये तो 0 ही, यहाँ पे माइनस हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। चलिए बच्चा ध्यान देंगे, यहाँ पे सरफेस पे कितना होगा? सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बताया था कि क्या होता है बच्चा? यदि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है ना, और मान लेते हैं कि इस पे चार्ज कैपिटल Q है, कैपिटल Q, तो कैपिटल Q के फॉर्म में क्या हो जाएगा? सरफेस पे क्या होता है? कैपिटल Q अपॉन R, के कैपिटल Q इंटू R। ये तो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल में आप क्या मल्टीप्लाई कर लोगे? चार्ज मल्टीप्लाई कर लोगे Q, है ना। चूँकि ऐसे देखेंगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? Q इंटू पोटेंशियल एट सरफेस, है ना, माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? ध्यान देंगे, Q इंटू पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? KQ अपॉन R, और सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ है ना सरफेस का पोटेंशियल KQ अपॉन R इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ये क्या है? पूरा है, और ये 3/2 है, तो कितना बच जाएगा घट करके? हाफ, माइनस हाफ इंटू KQ अपॉन R इज इक्वल टू माइनस इंटू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। माइनस से माइनस को काट लेते हैं, हाफ से हाफ को काट लेते हैं, v का वैल्यू क्या हो गया? KQ अपॉन MR का रूट ओवर, इतना मिनिमम चाहिए, देयरफॉर v मिनिमम कितना हो जाएगा?
आपका रूट अंडर के क्यू अपॉन एम इंटू आर। हमने क्या किया, वी मिनिमम निकालने के लिए एटलीस्ट इतना स्पीड दें जिससे कि सेंटर तक पहुंच जाए। सेंटर तक पहुंच गया तो टनल को क्रॉस कर ही लेगा। तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए बच्चा। चलिए स्टार दे करके लिखते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म लॉन्ग लाइन चार्ज। इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इन्फिनिटली लॉन्ग है ना। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है और एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं सेकेंड पॉइंट। ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R1 और ये डिस्टेंस लेते हैं R2, है ना। और आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सिलिंड्रिकल सरफेस होता है। तो सिलिंड्रिकल मतलब यहाँ पे R1 दूरी पे जो सिलेंडर बनेगा सारे किस में होगा, है ना, सब पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 माइनस V2 इजिकल्स टू, है ना, क्या होता है बच्चा, V1 माइनस V2 इजिक्वल्स टू 2k लैम्डा ln R2 अपॉन R1। याद रखेंगे 2k लैम्डा, है ना, 2k लैम्डा ln R2 अपॉन R1, ठीक है। अब याद रखेंगे बच्चा, चूंकि आपका इस है ना, ये आपका इस लाइन चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, सिलिंड्रिकल, है ना, सिलिंड्रिकल होता है। तो सिलिंड्रिकल आपका ऐसा बनेगा ना बच्चा। अब देखेंगे ये मान लेते हैं तीसरा पॉइंट, ये मान लो चौथा पॉइंट, है ना। तो पोटेंशियल एट तीसरा बराबर पोटेंशियल एट पहला बराबर पोटेंशियल एट चौथा, मतलब कहीं का दे दे, जैसे 3 और 2 का पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, 4 या 2 का दे दे तो आपका यही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमने देखा था। dV बराबर क्या आ गया था, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर। आपको पता होना चाहिए हम लोग फर्स्ट से सेकेंड पे जाते हैं। मान लो फर्स्ट से हम लोग कहाँ जाते हैं, सेकेंड पे। तो स्मॉल जो हम लोग डी आर लिए हैं वो इधर के तरफ ले लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर के ही तरफ होगा आर डिस्टेंस पे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे dV बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलेंगे 2k लैम्डा अपॉन आर डिस्टेंस पे। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, किसी समय ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है, r है ना। और हम लोग कितना चले, dr चले, किसके लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर के ही तरफ होता है। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ होता है, कितना, 2k लैम्डा अपॉन आर डिस्टेंस पे, है ना। इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे इतना होता है। तो दोनों के बीच के एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी आर इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। चलिए ठीक है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चूँकि इंटीग्रेट करते हैं तो dV बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू डी आर। इंटीग्रेट करते हैं और हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, फर्स्ट से सेकेंड पे जाते हैं, फर्स्ट से सेकेंड पे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट से सेकेंड जाएंगे, है ना। तो इसमें जो कांस्टेंट है ये इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसका लिए आपका, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 2 ते जाते हैं। मान लेते हैं 1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और 2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V और आपका V1 से V2
इज इक्वल टू, इधर 2k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/r है ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है r, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए r का वैल्यू क्या है r1 और सेकेंड पॉइंट के लिए r का वैल्यू क्या है r2। चलिए ध्यान देंगे बच्चा, यहाँ पे आपका एक बार रख देंगे V2, फिर लिखेंगे V1, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 बराबर -2k लैम्डा, और याद रखेंगे 1/r का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में ln r होता है, ln r कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक, ठीक है। तो ये माइनस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे V1 माइनस V2 कर लेते हैं, 2k लैम्डा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ln r2 माइनस ln r1 है ना, और ये क्या है डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो किस में चला जाएगा, आपका डिवाइड में चला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे V1 माइनस V2 बराबर 2k लैम्डा ln r2 अपॉन r1, हो गया एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से आप किसी को भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल सकते हो किसी पॉइंट का। चलिए इसको नोट करेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बच्चा डायपोल में क्या होता है, डायपोल के बारे में बताए थे है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होता है और इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यदि आपका दो चार्ज का सिस्टम हो और है ना एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रखा हुआ है, मान लेते हैं आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग एक्सटर्नल बोलेंगे है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे दो चार्ज रखा हुआ है, एक Q1 रखा हुआ है और एक Q2 रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने सिस्टम दो पॉइंट चार्ज का माना है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म है ना, तो हमने बताया था यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है आपका प्लेन होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सब जगह का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम होगा। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल इस लाइन में कहीं का भी पोटेंशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से V1 है और ये V2 है ना, V1 एंड V2 बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से है। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा Q1 इंटू V1, और इस चार्ज का एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या हो जाएगा Q2 इंटू V2। समझ में आया बच्चा? तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज कितना होगा, बोलेंगे Q1 इंटू V1, किसके वजह से
Q1 इंटू V1 किसकी वजह से Q1 की पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चूंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वजह से यहाँ का पोटेंशियल V1 है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा Q1 इंटू V1, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा Q2 इंटू V2, ये क्या है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q2 ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, अब ये दो चार्ज का सिस्टम है तो इस दोनों चार्ज में आपस में इंटरेक्शन होगा, तो आपस में दो चार्ज के इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, क्या बताए थे, के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R है, तो अपॉन क्या हो जाएगा R। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 सब जुट गया, है ना। तो इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया आपका, ये हो गया, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आपका ये किसके वजह से, Q1 का पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। Q1 V1 हमने बताया है कि आपका यदि कहीं का पोटेंशियल V हो, है ना, और उस जगह पे Q चार्ज रखा हुआ हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू V, ठीक है, Q इंटू V हो जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आपका V1 है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी V2 है, तो Q1 चार्ज कितने पोटेंशियल में रखा हुआ है, V1, तो Q1 क्या पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, Q1 V1। उसी तरह से Q2 का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q2 इंटू V2, और ये दोनों भी तो आपस में सिस्टम है, यही दोनों तो आपका सिस्टम है, ये दोनों क्या बनाएगा आपका, ये दोनों मिलकर के क्या करेगा आपका, है ना, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R, है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में भी दो चार्ज होता है। चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछते रहता है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, -Q और +Q यहाँ पे चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग A ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी हम क्या ले रहे हैं, A ले रहे हैं, ये बीच में सेंटर हो गया, मतलब डायपोल का डिस्टेंस जो है आपका 2A है, 2A लेते थे हम लोग। कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कोई रेंडम पॉइंट हम लोग A लेते हैं, ध्यान देंगे, कोई हम लोग रेंडम पॉइंट हम लोग A ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है, और ये एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, थीटा एंगल बन रहा है, R डिस्टेंस, है ना, सेंटर से बीच से R डिस्टेंस पे हमको A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। A कोई एनी पॉइंट है, ठीक है, हमको फाइंड करना है। तो चलो हमको यहाँ से R डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना है, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो हम लोग पहले, चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके वजह से हो जाएगा, दो चार्ज है, एक इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के हम लोग सिंपल एडिशन कर लेंगे। तो इस चार्ज से एक ही दूरी हम लोग क्या होगा,
वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस चार्ज से ए की दूरी, ये आपका मान लेते हैं R1, और इस चार्ज से ए की दूरी इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि R1 की वैल्यू क्या होगी। आप ही बताएंगे बच्चा। R1 की वैल्यू एकदम वेक्टर वाला, ये और ये साइड आपका गिवन है, ये साइड क्या होगा, तो वेक्टर वाला फॉर्मूला R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे, एक साइड ये गिवन है A और ये साइड आपको गिवन है R, तो R1 की वैल्यू क्या होगी ध्यान में रखेंगे, है ना। वेक्टर में जैसे हम लोग ज्योमेट्री लगा के फॉर्मूला निकाले थे, तो R1 का वैल्यू क्या होता था, बोलेंगे A स्क्वायर हो जाएगा प्लस R स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2AR इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों साइड है, ये साइड और ये साइड, जैसे में ये एक वेक्टर होता था, ये एक वेक्टर होता था, तो ये रिजल्टेंट बराबर क्या होता था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। उसी तरह से आपका ये निकल गया। ठीक है, चलिए फिर आपको R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। R2 का वैल्यू ये वाला है ना, तो ये वाला है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना। तो एकदम वेक्टर वाला, ये साइड और ये साइड आपको गिवन है, ये साइड गिवन है, दोनों के बीच का एंगल इतना है 180 माइनस थीटा। तो R2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूला से, वेक्टर वाला फॉर्मूला से, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR इंटू कॉस थीटा। यहाँ हो गया, ध्यान देंगे, हो गया बच्चा। यहाँ पे R1 का वैल्यू इतना, R2 का वैल्यू इतना हो गया। चलिए, ये तो हमारा R1 R2 का वैल्यू आ गया। एक बात ध्यान देंगे कि आपका जो है गिवन है, या लिखेंगे सिंस R इज ग्रेटर देन A होता है, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में काफ़ी स्मॉल होता है। ये 2A जो है R के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है, तो A तो बहुत ही छोटा होगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे R1 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग R कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लें, R कॉमन ले लेते हैं। तो R स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो इसके पास तो R नहीं था, तो A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1, और इसके पास एक ही R है, एक R नहीं है, तो 2A कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चा, चूँकि A जो है बहुत छोटा है और R है बहुत बड़ा, तो बहुत छोटे को बहुत बड़े से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यही वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा ये नेगलेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से R2 का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे रूट अंडर, है ना, R2 है तो R2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो R2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या कॉमन ले लें, R कॉमन ले लेते हैं, R स्क्वायर यदि हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2AR, है ना, A कॉस थीटा अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर और R स्क्वायर, A स्क्वायर बाई R स्क्वायर है, R बहुत बड़ा है A से, तो छोटी को बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R। इसको याद रखेंगे ये वैल्यू को। ठीक है, ये वैल्यू को याद रखेंगे। ये किसका वैल्यू हो गया आपका,
R1 स्क्वायर का और ये R2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आएगा, ए पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन पॉजिटिव चार्ज से दूरी R2 है तो 1/R2 है, के क्यू अपॉन 1/R2, तो हमको 1/R2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, 1/R2, उसी तरह से 1/R1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले 1/R2 और 1/R1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तब आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग 1/R1 का वैल्यू क्या होगा, है ना, इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रो, है ना, स्क्वायर करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 1/2, है ना। यहाँ पे देखते हैं, ऐसे करते हैं, R1 बराबर कितना हो जाएगा 1 + 2a cos थीटा अपॉन R का पावर 1/2, ठीक है, हो गया। और यदि आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप इसको पलट लेते हैं तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 बराबर, है ना, इस ये भी पलट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ये चला जाएगा तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव, तो क्या लिखेंगे 1 + 2a cos थीटा अपॉन R का पावर -1/2, है ना। और एक बात याद रखेंगे, फॉर्मूला आप देखेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने बताया था 1 + x का पावर n रहे और x बहुत छोटा रहे, x इज़ वेरी लेस देन 1 रहे, तो क्या लिख देते हैं हम डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेशन करके 1 + nx कर देते हैं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से। वही काम यहाँ पे है, चूँकि r तो बहुत बड़ा है और यहाँ पे a बहुत छोटा है, तो r बहुत बड़ी क्वांटिटी से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या है 1 से बहुत छोटा रहेगा, और 1 से बहुत छोटा रहे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर आपका मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, -1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1 - a cos थीटा अपॉन R हो गया, किसका वैल्यू 1/R1 का वैल्यू। इसी तरह से हम लोग 1/R2 का भी वैल्यू निकालते हैं, 1/R2 का वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह से R2 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू क्या आया था, ये वाला R² × 1 - 2a cos थीटा अपॉन R, तो R2 का वैल्यू उस पर पावर चला जाएगा 1/2। तो एक काम देखेंगे, यहाँ पे R1 का वैल्यू, R भी कॉमन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा आपका, चूँकि यहाँ पे R क्या था मल्टीप्लाई था, ठीक है, तो यहाँ पे R आपका किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका R जो है ये R हो जाएगा, और ये आप रेसिप्रोकल किए, यहाँ पे R भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देंगे 1/R × 1 माइनस, है ना, माइनस, ठीक है, a cos थीटा अपॉन R हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया, यहाँ पे ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी तरह से R2, तो R2 का तो वैल्यू ये है ना, ये R2 स्क्वायर का वैल्यू है, और इस पे रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा R × 1 माइनस है 2a cos थीटा बाई R का पावर कितना हो जाएगा 1/2, लेकिन हमको 1/R2 का वैल्यू निकालना है, तो 1/R2 बराबर कितना हो जाएगा 1/R हो जाएगा, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1 - 2a cos थीटा अपॉन R, इसका पावर कितना हो जाएगा -1/2। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से यदि ये वैल्यू क्या है बहुत छोटा होगा, 1 से छोटा होगा ना, ये वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो 1/R, है ना, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1, है ना, और 1/2 है ना मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a cos थीटा अपॉन R हो गया। तो इस बात को याद रखेंगे, 1/R2 का वैल्यू इतना आया और 1/R1 का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। चलिए
अब हम लोग इसको मिटाते हैं और अब हम लोग मेन चीज़ करते हैं। ये तो थोड़ा सा था ट्रिगोनोमेट्री हम लोग यूज़ किए थे, ट्रिगोनोमेट्री लगा करके हम लोग 1/r1 और 1/r2 का वैल्यू निकाले। अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चा, V बराबर एक निगेटिव चार्ज की वजह से ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बोलेंगे निगेटिव चार्ज की वजह से -KQ/R1, फिर पॉजिटिव की वजह से KQ/R2। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने देखा KQ/R1, चूँकि ये निगेटिव चार्ज था तो निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आप ये दोनों को जोड़ोगे, अब देखेंगे KQ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था 1/R1 का वैल्यू, है ना, 1/R1 का जो आपका वैल्यू आ गया था -KQ हमने निकाल लिया, और 1/R1 का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 1/R × 1 - A cos θ/R आया था। ठीक है, चलिए फिर हमने KQ कॉमन ले लिया, चलिए इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, हम लोग इसको नीचे लिख लेते हैं। -KQ 1/R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 1/R का वैल्यू 1/R1 का वैल्यू 1/R × 1 - A cos θ/ कितना था R। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी KQ और 1/R2 का वैल्यू यहाँ पे आया ही है, कितना आया है 1/R × 1 + A cos θ/ कितना R। चलिए इसमें जो कॉमन है हम लोग उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या है कॉमन, ऊपर मिटा रहे हैं बच्चा, V = आपका जो कॉमन है ले लेते हैं, KQ/R आपका कॉमन है, KQ/R कॉमन है, ले लिए कॉमन, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो -1 और ये प्लस हो जाएगा तो +A cos θ/R। ठीक है, A cos θ/R। फिर इसमें KQ/R कॉमन आपने ले लिया है तो क्या बच जाएगा बच्चा, 1 + A cos θ/R हो गया। तो ये इससे आपका कट गया, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, KQ/R × 2 टाइम्स ऑफ A cos θ/ कितना हो गया R, है ना। थोड़ा सा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 2K, है ना, 2 को रहने देते हैं A के साथ ही, क्या हो जाएगा KQ × 2A × cos θ/ कितना R। अब बोलेंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बताए थे P बराबर क्या होता है बच्चा, चार्ज इनटू बीच का डिस्टेंस, है ना। तो इसको Q × 2A को हम लोग P कर लेते हैं, है ना। तो पोटेंशियल क्या हो गया, KP cos θ/, 2R है तो R² हो गया। याद रखेंगे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इतना आया। तो बच्चा आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए जो कि डायपोल के सेंटर से आपका R डिस्टेंस पे हो और एंगल थीटा बनाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, KP cos θ/R²। याद रखेंगे KP cos θ/R² होता है ना, KP cos θ/R²। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर K और PR cos θ/R³ यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। R ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया,
और आर मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, ये ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, के पी डॉट आर अपॉन कॉस थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के पी डॉट आर अपॉन क्या चीज, आर क्यूब, सॉरी कॉस थीटा नहीं, अपॉन आर क्यूब है ना, आर क्यूब, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो या तो ये फॉर्मूला याद रखें, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखें। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे और कितना एंगल बना रहा है, दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। के पी आर को है ना, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब है ना, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब है ना। जैसे पी क्या है, डायपोल मूवमेंट वेक्टर, इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर, और आर वेक्टर का डायरेक्शन आपका ये है, आर वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो पी डॉट आर कितना हो जाएगा, पी डॉट आर बोलेंगे पी आर कॉस थीटा। तो इसके जगह पे हम आप ये लिख सकते हो। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाएगा, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब है ना, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, या ये फॉर्मूला याद रखेंगे। दोनों में जो फॉर्मूला याद रहेगा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा। अब इसका ए पॉइंट हम लोग लिखते हैं एक्सियल पोजीशन पे। हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया एट किसी भी पॉइंट पे आ गया आपका V बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन, या तो आर स्क्वायर लिखेंगे या नहीं तो के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी फार्मूला आप लिख सकते हो। अब हम लोग पहला देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, मतलब एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा। तो एक्सियल पोजीशन किसको बोलते थे, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके है ना एक्सियल पोजीशन आपका ये हो जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है आपका आर डिस्टेंस पे है ना, और ये आर जो है कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड आर बराबर क्या है, आर ही है। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन कितना हो गया, तो बोलेंगे के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो आपका क्या हो जाएगा एक्सियल पोजीशन पे के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको लिख लेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। बी में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग किसको बोलते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मान के चलो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये बीच का पॉइंट आपका O है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं 2a, यहाँ से आपका A है और ये भी आपका A है, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट A है r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री है ना। तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो जाएगा,
बोलेंगे के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते हो 0। तो याद रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है डायपोल का 0 होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा 0 होगा। किसके वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से। और एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, ये फॉर्मूला एकदम याद रखेंगे, डेरिवेशन भी याद रखेंगे, है ना। ये आपका -q और ये आपका +q। किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं r डिस्टेंस से, सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A हो, एंगल आपका थीटा बनाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे r³ हो जाएगा, KP डॉट R अपॉन R³, है ना। तो ये याद रखेंगे पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ अपॉन कितना R, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल में R² होता है। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है R² होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ज़्यादा हो जाता है, R³ होता था, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, जब इलेक्ट्रिक डायपोल आपका कहाँ हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं आपका ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें आपने एक डायपोल को रख दिया, -q चार्ज और +q चार्ज को आपने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये जो डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट। ये आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और इस लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, और यहाँ का इस लाइन में कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से V1, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से आपका क्या है V2 है ना। आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा जिसके वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, और हमको निकालना है इस डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज -q ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे -q इंटू V1, है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा +q इंटू V2। मतलब +q चार्ज कितना पोटेंशियल में है, V2 पोटेंशियल में। तो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या हो जाएगा q इंटू V2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेगा, है ना। और याद रखना है डायपोल के लिए आपका ये डिस्टेंस आपका कितना है
2a होता है जो कि आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना। कोई डायपोल है तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, फिक्स होगा, चेंज नहीं करेगा, है ना। तो बोलेंगे इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल ड्यू टू इट्स ऑन चार्ज, खुद के चार्ज के वजह से क्या हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों चार्ज की वजह से आपस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो बोलेंगे के Q1 Q2 तो माइनस Q प्लस Q अपॉन दोनों का बीच का डिस्टेंस है 2a, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, बोलेंगे माइनस KQ² अपॉन 2a, है ना। और ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपका क्या है, कांस्टेंट, ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कितना हो गया, बोलेंगे माइनस Q इंटू V1 Q इंटू V2, है ना, और प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस KQ² अपॉन 2a। और याद रखेंगे कि है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, चेंज डिफाइन होता है, एब्सोल्यूट तो डिफाइन नहीं होता है। और ये जो कांस्टेंट है ये तो हमेशा रहेगा, ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है ना। तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज की जब हम लोग बात करेंगे, चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग निकालते हैं, चूँकि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमेशा चेंज की बात होती है। तो चेंज में आपका ये जो कांस्टेंट है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चेंज करेंगे तो इनिशियल में भी ये रहेगा और फाइनल में भी ये रहेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, है ना। इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आपका इनिशियल में भी आ जाएगा और फाइनल में भी आ जाएगा। ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। कहीं का पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपका डिफाइन है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका डिफाइन है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एग्जैक्ट नहीं है, हम लोग किसी के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं। तो रेफरेंस यहाँ पे क्या लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में, कि चार्ज बॉडी यदि इन्फानाइट सेपरेशन में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 ले लिया है। वहाँ पे यदि हम लोग 10 ले लेते तो 10 हर में जुड़ते रहता, तो जो है ना, तो कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे लीव कर देते हैं और नेट हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका ये कांस्टेंट वाला टर्म क्या रख देंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, क्योंकि ये तो बार बार आएगा। चूंकि जब भी हमको निकालना होगा क्या निकालेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चेंज निकालेंगे। तो चेंज में जो कांस्टेंट टर्म आता है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा, और चेंज में घट जाता है तो एक बार इनिशियल में भी ये आ जाएगा और फाइनल में भी ये आ जाएगा। घटने के बाद ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो चेंज में ये दिखेगा नहीं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि कितना हो गया, माइनस Q इंटू V1 प्लस Q इंटू क्या चाहिए आपका V2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसके वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। इसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, ये आपका हो गया। तो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी जो है U कितना हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपका यहाँ पे है Q इंटू क्या हो गया, डेल्टा V। अब हम लोग V का वैल्यू निकालते हैं, V है ना, डेल्टा V यहाँ पे कितना आता है ना, डेल्टा V यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए चलिए हम लोग अगेन आते हैं। अगेन हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई क्या चीज़, डी आर। और यहाँ पे डी वी को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, है ना। ऐसा इसलिए लिखेंगे सिंस E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज़ यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रहे तो स्मॉल चेंज किसके बराबर हो जाएगा, है ना, डी वी को आप डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये आपका माइनस ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो क्या बोलेंगे, V2 माइनस V1, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये आपका कितना है 2a। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे ये क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा। चूँकि ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये 2a है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ 2a कॉस थीटा। तो ये dr जो है ये कितना हो जाएगा, 2a कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये V2 माइनस V1, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इतना हो गया। तो आपका V2 माइनस V1 को क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ae इंटू कॉस थीटा। ये V2 माइनस V1 इतना हो गया। तो हम लोग इसी को, यही ना आपका डेल्टा V है, ये आपका डेल्टा V है ना, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, और इसका वैल्यू आपका इतना आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को, है ना, सेकंड से सेकंड का वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो U आया था कितना आ गया था, Q इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ से क्या आया, बोलेंगे डेल्टा वी का जो यहाँ पे वैल्यू आया क्या आया, Q इंटू माइनस 2a e कॉस थीटा, है ना। तो चलो माइनस को हम लोग बाहर कर लें, 2q इंटू 2a इंटू e इंटू कॉस थीटा। अच्छा बच्चा बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, Q इंटू बीच का डिस्टेंस, चार्ज इंटू, है ना, डायपोल के बीच का डिस्टेंस जो है, जिसका प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, P बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये आपका P हो गया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा। अब P का डायरेक्शन किधर होगा, बोलेंगे P का डायरेक्शन इधर है, ये P है, ये P का डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो P और E के बीच का एंगल आपका थीटा है। तो PE कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस P डॉट E भी लिख देंगे। चूँकि P भी वेक्टर है तो याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपका क्या होता है, माइनस P डॉट E होता है। किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। जब किस में हो इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो आपका ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस P डॉट E, है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे, है ना, और याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस P डॉट E होता है, माइनस P डॉट E होता है। याद रखेंगे आपका U बराबर माइनस P डॉट E, ठीक है। चलिए तो इस बात को जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए इसी का हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। पहला केस मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर ऐसे है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायपोल को आपने इस तरह से रखा कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका पैरेलल हो गया, है ना। तो यहाँ पे P और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, है ना। आपका P और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो है आपका कितना है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलेंगे क्या होता है, P डॉट E होता है, तो क्या हो जाएगा -PE cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी -PE हो जाएगा। और याद रखना ये आपका पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है, देयरफॉर U मिनिमम हो गया, यही मिनिमम वैल्यू होता है P इंटू E, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और याद रखना बच्चा कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मिनिमम होता है, जिस पोजीशन में, जब डायपोल आपका किसके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आपका डायपोल मूवमेंट हो, है ना, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगा, मिनिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी जहाँ मिनिमम होता है वहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में आपका डायपोल जो रहेगा आपका किस में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, मिनिमम है। याद रखेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वही यदि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। और इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो टॉर्क बराबर आप जानते हो, टॉर्क बराबर क्या होता है, बताए थे P क्रॉस E। और यहाँ पे P और E के बीच का एंगल कितना है, तो बोलेंगे PE साइन 0 डिग्री, या साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, मतलब नेट टॉर्क इस पे कितना लगा 0, तो 0, और नेट फोर्स तो 0 था ही पहले से। डायपोल यदि आपका है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो नेट फोर्स आपका 0 होता था, टॉर्क आता था, लेकिन इस कंडीशन में टॉर्क भी 0 हो गया, तो डायपोल किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मिनिमम। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा इस कंडीशन में, बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, दैट इज हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज U इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, केस सेकेंड, जब हम लोग थीटा क्या ले लेते हैं 180 डिग्री, है ना। तो 180 यदि आप ले लेते हो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और डायपोल को आपने ऐसे रखा कि इस बार डायपोल मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे -P डॉट E -PE cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा P इंटू E। और यदि आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। तो ये कौन सा पोजीशन होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब डायपोल इस तरह से रहे कि डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाए, तो वो डायपोल का कौन सा पोजीशन कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। और उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, दैट इज लिखेंगे U इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपने देखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा डायपोल को, और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देते हैं। तीसरा केस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग डायपोल को रखते हैं। केस है ना तीसरा, जब हम लोग थीटा क्या ले लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपका जो डायपोल है, डायपोल को हम लोग डायपोल मूवमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट क्या है P, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा -P.E, और यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोलेंगे PE cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, और ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन आपका ना इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है नहीं, इसीलिए ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बस याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं और नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या कर रहा है बच्चा, व्हाट मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट P आपका दिया हुआ है ना, टू रोटेट इट फ्रॉम थीटा बराबर 30 डिग्री से थीटा 60 डिग्री तक रोटेट करना है। मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट करने में हमको कितना एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, और वही बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ता। तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है ना, यदि आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय आपका इंटरनल फोर्स बराबर निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन मिनिमम वर्क डन, वर्क मिनिमम एक्सटर्नल एजेंट, है ना, किसके वजह से एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, और फाइनल का मतलब किस पोजीशन में, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री हो। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जब थीटा क्या हो 30 डिग्री हो, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो क्या होता है -P.E होता है ना, तो P.E हो जाएगा यहाँ पे -PE, है ना। P.E क्या होता है P cos थीटा, तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -PE cos 30 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया -PE और cos है ना 60 का वैल्यू 2 होता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये PE हो गया, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पे P आप कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा √3 - 1 × PE/2, इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना जूल वर्क करना पड़ेगा किसको एक्सटर्नल एजेंट को। वही बोलता आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या हो जाएगा निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये जो वैल्यू आया इसी में निगेटिव लगा देंगे, है ना। क्या हो जाएगा वर्क मिनिमम, ये एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से मिनिमम वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका एक टेक्निक है जिससे हम लोग वर्क डन आसानी से निकाल लेते हैं, है ना। नहीं तो वर्क डन में बार बार क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। तो पोटेंशियल एनर्जी एक टेक्निक है जिससे हम लोग वर्क डन आसानी से निकाल पाते हैं। तो याद रखेंगे आपका डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है -P.E, और टॉर्क क्या होता है P क्रॉस E, याद रखेंगे। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट आपका पैरेलल हो तो वो कौन सा पोजीशन होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और वो स्टेबल होगा। और याद रखेंगे यदि आपका डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो, है ना, तो वो कौन सा पोजीशन होगा इक्विलिब्रियम तो पोजीशन होगा लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। और यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करके थोड़ा सा उसको क्या करके रोटेट करके छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा SHM करेगा, ऐसे करेगा आपका डायपोल, है ना। डायपोल ऑक्सीलेट करना शुरू करेगा, तो कभी कभी उसका टाइम पीरियड भी आपका पूछ देता है। तो चलिए हम लोग, ये था आपका किसका कहानी इलेक्ट्रिक डायपोल की कहानी, है ना। तो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टर, है ना। कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बच्चा।